नमस्कार आप सभी को स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे और उसके टॉप 500 क्वेश्चंस कर रहे थे। और इन टॉप 500 क्वेश्चंस में हमने भाग एक कर लिया था और ये इसका भाग दो है। तो इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आप पीडीएफ बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। तो शुरू करते हैं हम लोग भाग दो को। हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 कर चुके थे, ठीक है, और उसी के आगे शुरू करते हैं। निम्नलिखित कथनों में सही कथन को पहचानिए। ये जो कथन दिए हैं कह रहा है कि इनमें से सही कौन है, गलत कौन है, उनको पहचानो। पहला कथन दिया है खूंटी झारखंड में है और खूंटी से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया। ये पहला सही है। भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? खूंटी से। उत्तर प्रदेश राज्य ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान इसे लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश राज्य ने हर बच्चे के लिए हर अभियान ये इसको लॉन्च किया है, तो ये भी सही है। द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। याद रखिएगा ये स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अ, द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है और इसका नाम क्या रखा गया है? नाम रखा गया है द हम्प। तो ये चार के चारों सही हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 102। कोटक महिंद्रा बैंक एवं आईआईटी कानपुर की साझेदारी में भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ लॉन्च किया गया है? तो पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी इसे कहाँ लॉन्च किया गया है ये पूछा है, तो इसे लॉन्च किया गया है कानपुर में, ठीक है, आईआईटी कानपुर में। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी है, इसे लॉन्च किसने किसने किया है, कौन कौन सी फर्म ने? तो कोटक महिंद्रा बैंक और आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कानपुर ने। इन दोनों के अलावा किसी ने नहीं इसको लॉन्च किया है, याद रखिएगा। तो ये आपसे ऑप्शन में देके पूछ सकता है कि पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी निम्नलिखित में से किसने लॉन्च किया है? तो पहले ऑप्शन में कोटक महिंद्रा, दूसरे ऑप्शन में आईआईटी कानपुर, तीसरे ऑप्शन में उपर्युक्त दोनों। तो ऐसे भी प्रश्न बनाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आदि शंकराचार्य की स्टैचू है, स्टैचू ऑफ वननेस। ये आदि शंकराचार्य की स्टैचू है। अब मुझे ये बताओ, ये स्टैचू ऑफ वननेस इसका अनावरण कहाँ किया गया? आपसे ये पूछा है। तो स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में, ठीक है। तो हमारा पहला सही हो जाएगा। अच्छा, एक अभी और ये मूर्ति लॉन्च हुई है, इसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से। और मुझे बताइए वो मूर्ति कहाँ लॉन्च हुई है, कहाँ उसका अनावरण किया गया है? अच्छा, अब स्टैचू ऑफ वननेस से कुछ क्वेश्चंस देखो जो हमारी परीक्षाओं में पूछ लिए जा सकते हैं। स्टैचू ऑफ वननेस को कहा जाता है एकात्मता की मूर्ति, ठीक है। एकात्मता की मूर्ति से कहा जाता है। और इसकी ऊंचाई भी आपसे पूछी जा सकती है, क्योंकि आजकल मूर्तियों की ऊंचाइयां भी पूछी जा रही हैं। इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 108 फीट, ठीक है। और ये जो अनावरण किया गया है, तो अनावरण किया किसने था? उस समय तत्कालीन सीएम थे, इनका नाम था शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। तो शिवराज सिंह चौहान ने इसका अनावरण किया था। इसकी जो ऊंचाई है वो है 108 फीट, ठीक है। तो यहां तक ये बातें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 104। निम्नलिखित कथनों में महिला आरक्षण विधेयक 2023 के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? महिला आरक्षण विधेयक अभी आया था और इसमें 33% आरक्षण देने की बात कही गई है, तो इसके संबंध में कौन सही है आपसे ये पूछा गया है। तो अब देख लो जरा ऑप्शन में। इस विधेयक को लोकसभा से 20 सितंबर 2023 को पास किया गया। ये डेट एग्जैक्ट याद रखनी है आपको, ठीक है। दूसरा देखो, इस विधेयक को राज्यसभा से 21 सितंबर 2023 को पास किया गया। ये भी बिल्कुल सही है। और इस विधेयक, ये जो विधेयक है महिला आरक्षण विधेयक, यह 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। बिल्कुल सही है। देखिए 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। अब देखो, यहाँ से तीनों सही है और इसका ये उपर्युक्त सभी सही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। देखो विधेयक ये लिखा है, और अगर मैं आपसे पूछ दूं कि महिला आरक्षण बिल, ये तो विधेयक है। अगर मैं आपसे पूछूं महिला आरक्षण अधिनियम कब आया था, तो अ, अधिनियम राष्ट्रपति जब सिग्नेचर कर देगा तो आएगा,
ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि विधेयक है 128 नंबर का और अधिनियम कौन से नंबर का था ये, बात देखो। ये जो महिला महिला आरक्षण अधिनियम, ठीक है, ये कौन से नंबर का था, क्या बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं, 106 नंबर का है। ठीक है। और इसमें महिलाओं को कहा गया है कि आपको 33% का आरक्षण दिया जाता है। अच्छा, ये जब अधिनियम आया है तो इसमें और कौन कौन से आर्टिकल्स जोड़े गए हैं, तो ये मैंने आपको बताया है पिछले लेक्चर में, यानी कि भाग एक में मैं बता चुका हूँ। आप फिर से एक बार रिवीजन के तौर पर देख सकते हो। 330 का ए ये जोड़ा गया है, 332 का ए, और 104 क्वेश्चन नंबर 104 देखो। निम्नलिखित कथनों में महिला आरक्षण विधेयक 2023 के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? तो कौन से कथन सत्य हैं, आपसे ये पूछा गया है। तो पढ़ लीजिए। इस विधेयक को लोकसभा से 20 सितंबर 2023 को पास किया गया, बिल्कुल सही है। दूसरा है, राज्यसभा से इसे कब पास किया गया, 21 सितंबर 2023 को, ये भी सही है। और ये जो विधेयक आया है, ये कौन से नंबर का विधेयक है, आप बताओगे, 128वां विधेयक है। ठीक है। और अगर मैं पूछूं कि ये अधिनियम कौन से नंबर का है, तो देखो, कोई भी पहले विधेयक होता है, यानी कि पहले बिल होता है, फिर वो लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में पास होता है, साथ ही साथ उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है, तब वो बनता है एक्ट। ठीक है। अभी तो वो एक्ट बनता है, तभी तो वो अधिनियम बनता है। अब आपसे प्रश्न ये पूछा गया है कि ये जो विधेयक है, ये अधिनियम कौन से नंबर का है, तो ये अधिनियम है 106 नंबर का। ठीक है। और इसी अधिनियम में कहा गया है कि हम महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे। और इसी अधिनियम में कई सारे आर्टिकल्स भी जोड़े गए हैं हमारे संविधान में, जैसे आर्टिकल नंबर 330 का ए, आर्टिकल नंबर 332 का ए, आर्टिकल नंबर 334 का ए। तो ये सारे आर्टिकल्स जोड़े गए हैं। इनकी मैंने, हाँ, विस्तृत व्याख्या पीछे के प्रश्नों में की है। ठीक है। तो आप वहां से फिर से आप रिवीजन के तौर पर उनको देख सकते हो। नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 105। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी? एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है? ये रखी है बीना रिफाइनरी में, और ये कहां पर है? ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एथिलीन क्रैकर परियोजना, इसकी आधारशिला किसने रखी? आंसर होगा नरेंद्र मोदी ने। कहाँ रखी? आंसर होगा मध्य प्रदेश के बीना रिफाइनरी में। बीना रिफाइनरी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है। तो कई सारे प्रश्न एक ही जगह से आप देख पा रहे होगे। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर अब कौन बनेगा, हाँ, 106। भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो भारतीय सेना ने पूर्व के सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट नमन। ठीक है। प्रोजेक्ट नमन को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 107। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना को किस वर्ष तक विस्तारित करने की मंजूरी प्रदान की है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना को किस वर्ष तक विस्तारित करने की मंजूरी प्रदान की है? ये की है 2025-2026। ठीक है। याद रखिएगा इसको। मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उज्ज्वला योजना कब आई थी, केंद्र सरकार के द्वारा इसे किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो इसे और आगे कितने वर्ष तक विस्तारित कर दिया गया है? हाँ, 2025-2026 तक के लिए। ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 108। निम्नलिखित कथनों में सही कथन का चयन कीजिए। पहला कथन कह रहा है, केंद्र सरकार ने ऊधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया है और कर दिया है कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। याद रखिएगा, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य की सरयू नदी में जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के लिए अनिवार्य है, बेहद अनिवार्य प्रश्न है ये। ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ बनाया गया है? ये बनाया गया है चित्रकूट में। ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला स्काई वॉक चित्रकूट में बनाया गया है, ये भी सही है। ये तीनों कथन सही है। चौथे में देखो, आयुष्मान भव अभियान, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन किया गया है गांधीनगर, गुजरात में। ठीक है। तो ये चार के चारों जो सेंटेंस हैं, ये हमारे सभी सही हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा पांचवा।
तो क्वेश्चन एक बार फिर से देखो। कह रहा था कि सही कथन का चयन करो। इसमें जो ये चौथा ऑप्शन है आयुष्मान भव, इसको याद रखिएगा। इस ये जो अभियान है इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गांधीनगर में। और ऊपर के ये जो दोनों सेंटेंस है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो याद रखिएगा, जटायु क्रूज सेवा का शुभारंभ किस नदी में किया गया है? सरयू नदी में। और पहला ग्लास स्काई वॉक ये चित्रकूट में बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 109। विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना को नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया है और यह परियोजना किन राज्यों में विस्तृत है? ये प्रश्न है। फिर से समझो। विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना है। इसे किसके द्वारा उद्घाटित किया गया है? नरेंद्र मोदी के द्वारा। और ये कहाँ कहाँ है, यानी कि किन दो राज्यों को जोड़ती है? ये जोड़ती है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को। ठीक है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को ये परियोजना जोड़ती है, अर्थात इन राज्यों से ये होकर गुजरेगी। नेक्स्ट देखो, हाल ही में बाढ़ के चलते खबरों में रही दक्षिण कोनक झील ये किस राज्य में है? ये झील है हमारे उत्तर पूर्वी राज्य, जो कि नेपाल और भूटान के बीच में दबा हुआ है, वो है सिक्किम। ठीक है। अभी बाढ़ के चलते यहाँ पर, हाँ, ये झील काफी उफना गई थी और इसी के चलते ये खबर रही है, ये झील चर्चा में रही है। तो इसको आप याद रखिएगा। लोहनक झील ये कहाँ पर है? ये है सिक्किम में। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति बंधन का आयोजन किया गया? आपसे ये पूछा गया है। तो अ, कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति बंधन का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है आपके गोंडा में। ठीक है। याद रखिएगा इसको। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा गोंडा। नेक्स्ट देखो, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक सांवरिया सेठ मंदिर का दौरा किया। ये मंदिर कहाँ है, किस राज्य में है? अभी मोदी गए थे चित्तौड़गढ़। चित्तौड़। ठीक है। तो यहीं पर इन्होंने इस मंदिर का अ, इस मंदिर का दौरा किया था, सांवरिया सेठ मंदिर का। तो ये कहाँ पर है? ये है राजस्थान में। ठीक है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ की यात्रा पर गए थे नरेंद्र मोदी जी, और वहीं पर इन्होंने दर्शन किए थे सांवरिया सेठ मंदिर के। तो ये चर्चा में आ गया था मंदिर, इसलिए आपको इसकी लोकेशन याद रखनी है कि ये मंदिर है कहाँ। ठीक है। नेक्स्ट देखो, 113 नंबर क्वेश्चन है, आईएसओ 9001 2015 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना ये कहाँ पर है? तो आईएसओ 9001 2015 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला ये देश का पहला महिला थाना केंद्र है। ये कहाँ पर है? आंसर होगा ये है भोपाल में। ठीक है। बात समझ पा रहे हो आप लोग? नेक्स्ट देखो, संगठित लिखा है ये। संगठित। ठीक है। संगठित साइबर अपराध के खिलाफ राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र दो राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र दो नामक अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो चक्र दो नामक अभियान प्रारंभ किया गया है सीबीआई के द्वारा। सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय जांच ब्यूरो। क्या आप मुझे बता सकते हो कि सीबीआई की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर हुई थी? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 115, भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना। याद रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना, इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है? नीमच में। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। क्योंकि भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना है ये। इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है? नीमच में। नीमच कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अच्छा, प्रश्न अब ये है आपसे कि ये जो आधारशिला रखी गई है नीमच में, इस परियोजना की क्षमता कितनी है? ये कितने मेगावाट की क्षमता वाली परियोजना है? आंसर होगा 1440। ठीक है। तो यहाँ से दो तीन प्रश्न बनते हैं आपके। ये जो भंडारण परियोजना है देश की सबसे बड़ी है, वहां पर खोली गई है नीमच में। कितनी क्षमता है इसकी? 1440। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित कथनों में सही कथन की पहचान करिए और बताइए। पहला कथन दिया है, गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में 1857 की क्रांति से संबंधित सामऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया। ठीक है। याद रखिएगा इसको। मैं इरेज करे देता हूं। हाँ, ये देखो, फिर से समझो। सामऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? गांधीनगर में। किसने किया है? अमित शाह जी ने। ये किससे संबंधित है, किस क्रांति से?
1857 की क्रांति से संबंधित है। तो एक वाक्य में कई सारे प्रश्न छुपे हैं, याद रखिएगा इनको। नेक्स्ट देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा विकास के लिए मेरा युवा भारत नामक नए सरकारी मंच को लॉन्च किया है। तो मेरा युवा भारत नामक नए सरकारी मंच को किसने लॉन्च किया है? हाँ, मोदी जी ने। तो ये भी सही है, ये दोनों वाक्य सही है। तीसरा देखो, भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल तट मंदिर, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल तट मंदिर ये बना है। फिर से समझो, भारत का जो पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल है, वो कौन सा स्थल बना है? याद रखिएगा, वो बना है तट मंदिर। और तट मंदिर कहाँ पर है? हाँ, तमिलनाडु में। ये चार के चारों कथन, ये तीन के तीनों कथन सही है और ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा चौथा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण किया गया। इसका नाम आरोग्य मैत्री एड क्यूब है। ठीक है। दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल है, इसका नाम है आरोग्य मैत्री एड क्यूब। यह भीष्म परियोजना के तहत निर्मित किया गया। याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि ये जो अनावरण किया गया है, ये किस परियोजना के तहत निर्मित किया जा रहा है? ये निर्मित किया गया है भीष्म परियोजना के तहत। अब प्रश्न ये है कि ये जो पोर्टेबल अस्पताल है, इसका अनावरण कहाँ किया गया? इसका अनावरण किया गया है आपके गुरुग्राम में। ठीक है। आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट देखो, हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा जारी की गई क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट के अनुसार प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध किस महानगर में दर्ज किए गए? तो सबसे कम अपराध कहाँ दर्ज किए गए हैं, क्या बता सकते हो आप? हाँ, बिल्कुल। सबसे कम अपराध दर्ज किए गए हैं कोलकाता में। ठीक है। और एक प्रश्न इस प्रश्न में ही छुपा है। आपसे अगर पूछे कि ये जो क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट है, ये किसके द्वारा जारी की गई है, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा। ये जारी की गई है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अ, प्रति एक यहीं से मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं डिस्कस किए दे रहा हूँ। चूंकि रेट हो सकता है, अपराध की रेट आ सकता है हमारी परीक्षाओं में। ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर, प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर 2021 में क्या थी? 445.9 थी। वहीं अगर मैं 2022 की बात करूं तो 2022 में है 422.2। तो आप देख पा रहे हो, जो अपराध दर है, यानी कि हाँ, जो रेट है अपराध की, क्राइम रेट है, वो कम हुई है। 445 थी पहले, 446 हम कह सकते हैं, अब हो गई है 422। तो ये दोनों डेटा याद रखिए। ठीक है। नेक्स्ट देखो, किस राज्य के रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की ग्लोबल केस स्टडीज लिस्ट में शामिल किया गया है? फिर से समझो, कौन सा राज्य है जिसके रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की ग्लोबल केस स्टडीज लिस्ट में शामिल किया गया है? ये कौन सा है? ये है केरल। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, निम्न कथनों में सही कथन की पहचान करो। पहला ऑप्शन क्या दिया है? विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया? सिद्धिपेट, तेलंगाना में। बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर, इसका अनावरण किया गया है तेलंगाना में। तेलंगाना में कहाँ किया गया है? सिद्धिपेट में। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? साथी। साथी क्या है? साथी एक पोर्टल है जिसे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने और आईआईटी कानपुर ने लॉन्च किया है। ये स्टेटमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आईआईटी कानपुर का नाम आ गया। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश करंट अफेयर से भी संबंधित हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है। तो आप इसको गंभीरता से, हाँ, इस इन दोनों स्टेटमेंट को लीजिए। अब देखो फिर से, तीसरा ऑप्शन देखो, ये दूसरा भी सही है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखो, साथी का पूरा नाम क्या है? साथी का पूरा नाम है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। याद रखिएगा इसको। ये तीनों कथन सही है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रशांत महासागर के द्वीप राष्ट्र है वानुआतू। यहाँ के अभी हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने हैं। क्या बता सकते हो कि यहाँ के प्रधानमंत्री नए कौन बने हैं? मुझे सबसे पहला प्रश्न तो यही बताओ कि ये जो वानुआतू है, इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है पोर्ट विला।
तो जो भी छोटे से छोटा द्वीप देश हो या जो भी देश हो, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन, उससे मुद्राएं, उसकी राजधानी, ये सब आप तुरंत रिवीजन कर सकते हो। ठीक है। तो वानुआतू के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? वानुआतू के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो हैं चार्लोट सलवाई। आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है। नेक्स्ट देखो, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की 25वीं महासभा का आयोजन कहाँ पर किया गया? संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की 25वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? जहां पर भारत के धोरडो गांव गुजरात को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया है। अब यहां से दो प्रश्न हैं। सबसे पहला कि विश्व पर्यटन संगठन की 25वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? पहला प्रश्न ये बना। ठीक। दूसरा प्रश्न यहां से ये बनता है कि भारत का कौन सा गांव है जिसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया है? दो प्रश्न बन रहे हैं अब आपके पास। इन दो प्रश्नों में मुझे बताओ कि 25वीं जो महासभा का आयोजन है वो कहाँ किया गया? वो किया गया है समरकंद में। समरकंद कहाँ है? उज्बेकिस्तान में। और भारत के किस गांव को पर्यटन गांव घोषित किया गया है? धोरडो। ये धोरडो गांव कहाँ है? ये धोरडो गांव है गुजरात में। ठीक है। नेक्स्ट देख लो अब। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। हाल ही में कंसर्न वाइल्ड वर्ल्ड वाइड एंड वेल्ट हंगर हेल्प के द्वारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया। तो अब ये क्वेश्चन आप गौर करिएगा। क्वेश्चन ये है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये कौन जारी करता है? ऊपर देखो लिखा है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हेल्प, इन दोनों के द्वारा जारी किया जाता है विश्व, हाँ, हंगर इंडेक्स, यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अब इसमें आपसे केवल इतना पूछा है कि इसमें भारत की रैंक बता दो क्या है। तो आप बता दीजिए इसमें भारत की रैंक क्या है। भारत की इस बार इसमें रैंक है 111। ठीक है। और अगर भारत का आपसे स्कोर पूछे क्या है, तो आप बताओगे 28.7। और भारत की अगर आपसे श्रेणी पूछ ले कि भारत किस श्रेणी में आता है, तो आप बताओगे भारत आता है गंभीर श्रेणी में। ठीक है। ये तीन बातें आप याद रखो भारत के परिप्रेक्ष्य से। सबसे पहला प्रश्न, ये रिपोर्ट ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी कौन करता है? तो ये दोनों कंसर्न और हंगर हेल्थ। ओके। भारत की रैंक क्या है? 111। भारत का स्कोर क्या है? 28.7। और भारत किस श्रेणी में अपना अस्तित्व जमाए हुए है? वो है गंभीर श्रेणी में। और ये बड़ी गंभीरता का विषय है। ठीक है, कि भारत गंभीर श्रेणी में है। चलिए नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 to 4। तंजानिया की पहली महिला है, राष्ट्रपति हैं, इनका नाम है सामिया सुलूह। सामिया सुलूह हसन। ये भारत की यात्रा पर आई थी। तो भारत की यात्रा पे आई और अब हमारे यहाँ की जो राष्ट्रपति हैं उनसे मिली। इसके बाद इन्हें एक विश्वविद्यालय ने बुलाया और अपने यहाँ डॉक्टरेट की मानद उपाधि से इन्हें नवाजा था। तो आपसे वही प्रश्न पूछा गया है कि ये जो सामिया सुलूह हसन है, इन्हें किस विश्वविद्यालय ने अपने यहाँ बुलाया और साथ ही साथ डॉक्टरेट की मानद उपाधि से इन्हें सम्मानित किया? आंसर होगा जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय। ठीक है। अब एक बात और समझो, इस प्रश्न में भी कई सारे प्रश्न छुपे हैं। सामिया सुलू अभी हाल ही में किस राष्ट्र की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? आंसर होगा तंजानिया। ठीक है। तो याद रखिएगा। हाँ, ऑप्शन के साथ साथ इसके उत्तर के साथ साथ प्रश्न में भी नजर, हाँ, जमाए रखनी है। नेक्स्ट देखो, नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। चलो भाई विचार कर लो। नदी डॉल्फिन के संरक्षण की बात कर रहा है। अब ये तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन दिए हैं, इन्हीं में से आपको देखना है। वर्ष 2030 तक नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर 11 देशों ने हस्ताक्षर किए। वैश्विक घोषणा पत्र पर 11 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं और कसम खाई है कि 2030 तक हम नदी डॉल्फिन का संरक्षण करेंगे। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरा, नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर बोगोटा के कोलंबिया में किए गए। याद रखिएगा, ये जो संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र हुआ है, इसका आयोजन हुआ था कोलंबिया के बोगोटा में और यहीं पर हस्ताक्षर हुए थे। और कितने देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? 11। और इन्होंने कसम क्या खाई है? किस वर्ष तक नदी डॉल्फिन का संरक्षण किया जाएगा? 2030 तक। ठीक है। तो इस पूरे के पूरे, हाँ, सेंटेंस यानी कि दोनों सेंटेंस से कई सारी बातें निकल के आती हैं, याद रखिएगा इनको।
उपर्युक्त दोनों कथन सही है। नेक्स्ट देखो, कोप 28 शिखर सम्मेलन दुबई में भारत ने किस संस्था के साथ मिलकर ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया? ये पूछा है आपसे। तो ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया है कोप 28 में। कोप 28 कहाँ हुआ? दुबई में। ग्रीन राइजिंग पहल को भी कहाँ लॉन्च किया गया है? दुबई में। क्लियर बात। अब इसे लॉन्च किया है भारत ने, और प्रश्न में ये पूछा है कि भारत ने और किसके साथ मिल के लॉन्च किया है? आंसर होगा यूनिसेफ। ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है। नेक्स्ट देखो, वाइस WISE शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया। इससे संबंधित ये कथन दिए हैं, इन कथनों को पहचानिए कौन कौन से कथन सही है। बताओ भाई, पढ़ लो। वाइस का पूरा नाम है वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन। बिल्कुल सही है, वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन। ठीक है, वाइस का पूरा नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, वाइस शिखर सम्मेलन रचनात्मक प्रवाह कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानव का विकास इस थीम पर आधारित था। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो वाइस शिखर सम्मेलन हुआ है कि थीम क्या थी, तो याद रखिएगा रचनात्मक प्रवाह कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानव का विकास। दोनों वाक्य सही है। तीसरे में आ जाओ। एक महिला है सफीना हुसैन, इनको वाइस प्राइज फॉर एजुकेशन से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है एक अलग वाक्य बना के कि वाइस प्राइज फॉर एजुकेशन इससे किसे सम्मानित किया गया है? आंसर होगा सफीना हुसैन को। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ऑप्शन नंबर चौथा, वाइस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आयोजन हुआ है दोहा कतर में। ठीक है, तो ये चार के चारों सही है। हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा पांचवा। उपर्युक्त सभी सही हैं, याद रखिएगा इनको। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसने इकोलॉजी थ्रेट रिपोर्ट 2023 जारी की है? इकोलॉजी थ्रेट रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? इकोलॉजी थ्रेट रिपोर्ट जारी की है 2023, ये की है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। हमारे एग्जाम में कई सारी जो रिपोर्ट आजकल वैश्विक रूप से प्रकाशित हो रही हैं वो पूछी जाती हैं। उनके जारीकर्ता संगठन पूछे जाते हैं, जारीकर्ता कौन सा संगठन है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं। तो इनकी आप एक लिस्ट बना लीजिए और बार बार इनका रिवीजन करिए। नेक्स्ट देखो, इस संस्थान ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 जारी की है। ये रिपोर्ट कई बार परीक्षा में पूछी गई है। एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? ये की है UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने। मुझे बताइए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? आई होप ये सारे के सारे मुख्यालय आप लोगों ने रट रखे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक चक्रवात आया है मिथिली। ठीक है, ये कहाँ आया है? इसके संबंध में कौन से कथन सही है, ये आपको पहचान करना है। ये जो चक्रवात मिथली आया है ये बंगाल की खाड़ी में आया था। ठीक है, और इस चक्रवात से बंगाल और बांग्लादेश प्रभावित हुए थे। क्योंकि आप जब भारत का मैप देखोगे तो ये मैप है भारत का, ये जो दक्षिण वाला पार्ट है, तो यहीं पर आपको बंगाल मिलेगा और यहीं ठीक बगल में आपको बांग्लादेश मिलेगा। और मिथली चक्रवात यहीं पर आया था बंगाल की खाड़ी में। तो इस मिथली चक्रवात से, हाँ, भारत का ये जो पूर्वी तट है, ठीक है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र और बांग्लादेश, ये दोनों प्रभावित हुए थे। आंसर हो जाएगा पहला वाला सही है। दूसरे ऑप्शन में आओ, चक्रवात का नामकरण मालदीव ने दिया है। मालदीव यहाँ छोटा सा अभी, हाँ, मुइजू का बवाल चल रहा है, आपको पता ही होगा। तो इसी मालदीव ने ये जो मिथिली नाम है ये दिया है। ठीक है, दूसरा भी सही है, ये दोनों वाक्य सही है। ठीक, नेक्स्ट देखो, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस को हाल ही में लॉन्च किया गया। इसमें भारत समेत 11 देशों को शामिल किया गया है। इस अलायंस को कहाँ लॉन्च किया गया? प्रश्न ये पूछा है आपसे, फिर से समझो। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस को हाल ही में लॉन्च किया गया, ठीक? और भारत समेत 11 देश इसमें शामिल थे। कितने देश शामिल थे? 11 देश। इस अलायंस को लॉन्च कहाँ किया गया है, आपसे ये पूछा गया है। इसे लॉन्च किया गया है COP 28 के दौरान। COP 28 कहाँ हुआ? दुबई में, और यहीं पर इसे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 132। 132 में दिया है कि हाल ही में चर्चा में रहा
लीड आईटी 2.0 के संबंध में सत्य कथन की पहचान करो। ये लीड आईटी 2.0 क्या है, तो नीचे पढ़ लो। जो लीड आईटी 2.0 है, इसका पूरा नाम है लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्रीज ट्रांजिशन 2.0। ये सही है, इसका पूरा नाम याद रखिएगा आप। अच्छा, भारत ने स्वीडन के साथ संयुक्त रूप से लीड 2.0 का शुभारंभ किया। तो 2.0 के शुभारंभ में कौन कौन से देश शामिल हैं? एक तो हमारा है अपना शानदार भारत, और दूसरा है स्वीडन। ठीक है, याद रखिएगा ये दोनों सही है, उपर्युक्त दोनों सही। नेक्स्ट देखो, इसने ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट जारी की है। अ, यहाँ रिपोर्ट जारी और लिख लो, थोड़ा एरर हो गया होगा टाइपिस्ट से। ठीक है, किसने ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट जारी की? इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, वो इस दूसरे वाक्य में आपको बताया गया है कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में शीतलन संबंधी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में G20 देशों की जो साझेदारी है वो 82% है। ठीक है, ये आप डेटा याद रखो, कितनी हिस्सेदारी है G20 देशों की, वो है 82%। अलग से याद रखो इसको। ठीक है, और ये रिपोर्ट आपसे पूछा है कि किसने जारी की है, तो ये जो रिपोर्ट है ये जारी की है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने। ठीक है, हमारा पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल पहल किसके द्वारा प्रारंभ की गई, जिसका उद्देश्य 2027 तक सभी को खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित करना है। तो ये जो रिपोर्ट है अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल, ये पहल किसने जारी की है? ये जो पहल है ये जारी की है, हाँ, यूएन ने, संयुक्त राष्ट्र ने। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य कब तक खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित करना होगा? 2027 तक। हालांकि ये जितनी भी रिपोर्ट आती हैं और जितने भी अ, लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, ये सब कपोल कल्पनाएं होती हैं। कोई लक्ष्य हासिल नहीं होता है, क्योंकि मेन पता है एक समस्या क्या है? मेन समस्या है आबादी। जब तक आबादी बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा, उपभोग बढ़ेगा, और जब तक उपभोग बढ़ेगा तब तक हमारी इंडस्ट्रीज फलती फूलती रहेंगी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इंडस्ट्रीज को नहीं फलना फूलना चाहिए, लेकिन आबादी के अनुसार हमारी मांग भी बढ़ती है, और जब मांग बढ़ती है तो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बढ़ता है। और जब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बढ़ता है, अर्थात कोई इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए वृक्ष काटे जाएंगे, तो फिर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है पर्यावरण पे। और जब पर्यावरण पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो फिर आप कितने भी लक्ष्य निर्धारित कर लो, कोई लक्ष्य हासिल नहीं होने वाला है। अब ऐसी स्थिति में इसका केवल एक ही हो सकता है, मतलब एक ही कारगर तरीका हो सकता है कि जो आबादी है उसको धीरे 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 करके कंट्रोल में लाया जाए। अगर यूं ही इसी दर से आबादी बढ़ती रही तो फिर शायद है कि आने वाले समय में जो अभी 1.5 डिग्री टेम्परेचर को निर्धारित किया गया है समझौते, पेरिस समझौते से, वो और घातक स्थिति में पहुंच सकता है। ठीक है, तो खैर आइए हमारे क्वेश्चन में वापस चलते हैं। अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल पहल किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इस शहर में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कौन सा शहर है? किस शहर में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? ये आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा नई दिल्ली। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? याद रखिए, नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखो, दक्षिण भारत के शहर में, दक्षिण भारत नहीं, सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी वॉक इसका आयोजन किया गया? तो गांधी वॉक का आयोजन किया गया है जोहान्सबर्ग में। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अच्छा, मुझे इसी में एक क्वेश्चन बताओ, ये जो प्रिटोरिया है ये दक्षिण अफ्रीका की कैसी राजधानी है? अ, राजनीतिक है, आर्थिक है, या प्रशासनिक है? कौन सी राजधानी है, मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से किस देश के सैन्य नेता हैं, किस देश के सैन्य नेता ने सोहल, सोहल सुरक्षा, सोहल नहीं है, गलत है ये, साहेल होना चाहिए यहाँ, साहेल सुरक्षा। ठीक है,
ये थोड़ी टाइपिंग एरर्स हैं, आप इनको कंट्रोल कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस देश के सैन्य नेताओं ने साहेल सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए? इस सुरक्षा समझौते की घोषणा कहाँ की गई है? बमाको, बमाको है माली की राजधानी, यहां पर की गई है। फिर से समझो प्रश्न। सैन्य साहेल सुरक्षा समझौता जो कि बमाको में ये समझौते की घोषणा हुई, इसमें किस देश, ये निम्नलिखित में से देश दिए गए हैं, इसमें से किस देश के नेता ने हाँ हस्ताक्षर नहीं किए? वो आपसे इतना पूछा गया है, बता दीजिए। इथोपिया के जो सैन्य नेता थे उन्होंने इसमें हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ये किसने किसने हैं? ये किए हैं माली ने, बुर्किना फासो ने और नाइजर ने। इन तीनों देशों ने इस समझौते को स्वीकार किया है। ठीक है। नेक्स्ट देखो। हाल ही में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी की गई। इस सूचकांक में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा? भारतीय संस्थान कौन सा शीर्ष पर रहा है? इसका नाम है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, आईआईएससी बेंगलुरु। ठीक है, ये शीर्ष पर रहा है। अच्छा, इस सूचकांक में क्या बता सकते हो, शीर्ष स्थान किसका रहा है विश्व में? दुनिया में शीर्ष स्थान कौन सा रहा है? दुनिया में शीर्ष स्थान रहा है ऑक्सफोर्ड का, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। नेक्स्ट देखो। अ, संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन किया गया है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट देखो। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कथन की पहचान करो। ह्यूस्टन में गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, बिल्कुल सही है। ह्यूस्टन जो कि टेक्सास में है, यहाँ पर गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, इसका अनावरण कहाँ किया गया है? अमेरिका में। अमेरिका में कहाँ किया गया है? मैरीलैंड में। ये भी सही है। याद रखिएगा, आपसे भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पूछे या फिर केवल इतना भी नाम दे सकता है कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, इसका अनावरण अमेरिका में कहाँ किया गया? आंसर होगा मैरीलैंड। और स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का संबंध किससे है, किस अ, हस्ती से है? ये भी प्रश्न पूछ सकता है अंबेडकर साहब से। तो ये दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 141 दिया है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 के संबंध में सही कथन की पहचान करो। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक आया। प्रश्न ये बनता है कि जो नवाचार सूचकांक है वो जारी किसने किया? तो आंसर होगा विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। वैसे भी जिसके पास बुद्धि होती है वही नवाचार कर पाता है ना? नवाचार मतलब नवीनता। और जिसके पास बुद्धि होगी नहीं तो वो नवाचार भी नहीं कर पाएगा। तो आप ऐसे लिंक कर सकते हो याद करने के लिए। मैं एक आइडिया बता रहा हूँ। ठीक है। तो 141 का जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। दूसरा देखो, इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा है। पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है। दूसरे स्थान पर वहीं अगर भारत की बात करें तो 40वां स्थान रहा है। ये भी सही है। पहले स्थान पर कौन रहा है? स्विट्जरलैंड। और भारत का कौन सा स्थान रहा है? 40वां। ये उपयुक्त दोनों सही है। ठीक है। नेक्स्ट देखो। निम्नलिखित में से किस समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की? फिर से समझो। कौन सा समूह है जिसने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है? ये किस समूह के द्वारा ये उद्यम निर्धारित किया गया है? ये है I2U2। ठीक है। आई फॉर इंडिया, आई फॉर इजराइल, यू फॉर I2U2, यू फॉर यूएसए और यू फॉर यूएई। ठीक है। तो ये चार के चार देश हैं I2U2 में। और इन्हीं चारों के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है, संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम स्थापित किया जाए। नेक्स्ट देखो। भारत के किस संस्थान को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार मिला है? बड़ा शानदार प्रश्न है, याद रखिएगा इसको। भारत के किस संस्थान को मिला है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार? ये कौन सा संस्थान है? ये संस्थान है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित कथनों में सही कथन की पहचान करो। आपसे इतना पूछा है, करो भाई पहचान।
पहला कथन दिया है अक्टूबर 2023 की बात है। अक्टूबर 2023 में भारतीय भेषज आयोग फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप का सदस्य बना। भारतीय भेषज आयोग ये काहे का सदस्य बना है? ये सदस्य बना है फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप का। याद रखिएगा, बार बार रिवाइज करिए। ठीक है, फिर से समझ लो एक बार। भारतीय भेषज आयोग ये काहे का सदस्य बना है? ये बना है फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप का। ठीक, पहला कथन सही हो गया। दूसरे में आओ। भारत और यूके के बीच 2+2 2+2 वार्ता कहाँ हुई? ये हुई है नई दिल्ली में। ये भारत और यूके के बीच पहली वार्ता है 2+2, इसलिए इंपॉर्टेंट है। यूके से आशय है हमारा यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। ठीक है, भारत और यूके के बीच पहली 2+2 वार्ता कहाँ हुई है? नई दिल्ली में। याद रखिएगा, ये भी वाक्य सही है। मेक्सिको का अकापुल्को मेक्सिको का अकापुल्को को हरिकेन ओटिस ने प्रभावित किया। ये अकापुल्को एक शहर है और इसे हरिकेन ओटिस ने प्रभावित किया है। हरिकेन आया है एक ओटिस, ठीक है, तो इसने प्रभावित किया है मेक्सिको के अकापुल्को को। तो ये भी सही है। तो ये तीन के तीनों सही है, ये तीन के तीनों वाक्य सही है। तो याद रखिएगा, हरिकेन ओटिस इसने किस देश को प्रभावित किया है? मैक्सिको को। ठीक है, नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 145, नवंबर 2023 में न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो बताओ भाई, न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? 145 का हमारा जो आंसर होगा वो होगा क्रिस्टोफर, ये लक्सन है, लक्सन। ठीक है, क्रिस्टोफर लक्सन। तो यही सही है हमारा। ठीक है, तो ये टाइपिंग एरर थी, आप इसको थोड़ा नजरअंदाज करिएगा। जहां जहां गलतियां हैं मैं वहां सुधार किए दे रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट देखो। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो। 146, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय तकनीकी संबंधों को मजबूत करने के लिए इनोवेशन हैंडशेक कहाँ लॉन्च किया गया? इनोवेशन हैंडशेक इसे कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये जो है इनोवेशन हैंडशेक, इसे लॉन्च किया गया है सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, नेक्स्ट देखो। इटली के पोम्पई पोम्पेई को पीछे छोड़कर, पीछे वैसे लिखेंगे आप, पीछे छोड़कर अंकोर वाट मंदिर दुनिया का 8वां आश्चर्य बना है। यह मंदिर कहाँ है? फिर से प्रश्न को समझो। इटली का पोम्पेई शहर, ये धार्मिक शहर है। इसे पीछे छोड़कर अंकोर वाट मंदिर दुनिया का 8वां अजूबा बन गया है। दुनिया का अगर 8वां अजूबा आपसे पूछा जाए तो आंसर होगा अंकोर वाट मंदिर। ठीक है, ये कहां पर है? आंसर होगा ये है कंबोडिया में। नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित में से किस संगठन ने 2023 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस हेल्थ रिपोर्ट नवंबर 2023 में जारी की? प्रश्न एक बार फिर से समझो। निम्नलिखित में से किस संगठन ने वर्ष 2023 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस हेल्थ रिपोर्ट इसे जारी किया है? इसे किसने जारी किया है? इसे जारी किया है विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। ठीक है, नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 149 देखो। प्रथम ग्लोबल एआई सेफ्टी समिट 2023 यूके में संपन्न हुआ और 2023 में कितने देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए विश्व के पहले समझौते पर हस्ताक्षर किया है? समझौते को ब्लेचली घोषणा के नाम से जाना जाता है। कितने देशों ने ब्लेचली घोषणा को स्वीकार किया है, आपसे ये पूछा है। और ये ब्लेचली घोषणा जो है वो काहे से संबंधित है? वो है एआई सेफ्टी समिट से संबंधित। ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए ये घोषणा थी और इस घोषणा को कितने देशों ने स्वीकार किया? आंसर होगा 28। बात समझ पा रहे हो? नेक्स्ट देखो। 150, ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के अनुसार अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है म्यांमार। याद रखेंगे आप लोग? क्लियर है बात? चलिए, क्वेश्चन नंबर आगे शुरू करते हैं। 151, हाल ही में भारत के किस महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ने 61.1 अरब 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 जापानी येन के हरित बॉन्ड जारी किए हैं? कौन है जिसने 6.1 जापानी येन के हरित बॉन्ड जारी किए हैं? आपसे इतना पूछा है केवल। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आर ई सी लिमिटेड।
ठीक है। अच्छा, ये जो आरईसी लिमिटेड है, अगर मैं ये कहूं कि ये किसी भी भारतीय पीएसयू के द्वारा, किसी भी भारतीय पीएसयू के द्वारा पहला येन आधारित, येन आधारित हरित बॉन्ड है। याद रखिएगा इसको। किसी भी भारतीय पीएसयू के द्वारा येन आधारित हरित बॉन्ड पहला कौन सा है, वो यही है। और ये आरईसी लिमिटेड ने इसको जारी किया है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 152। हाल ही में भारत के नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल आर हरि कुमार। इन्होंने किस नौसेना स्टेशन से अपनी तरह के पहले CO2 आधारित एयर कंडीशनिंग प्लांट का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने कहां पर उद्घाटन किया है? इन्होंने किया है INS शिवाजी। ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में दीव में ब्लू फ्लैग प्रमाणित, ब्लू फ्लैग प्रमाणित घोघला बीच पर संपन्न हुए भारत के पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स, द बीच गेम्स 2024 में कौन सा राज्य चैंपियन बना? तो एक बार इसको सिंपल भाषा में समझ लो। प्रश्न में केवल इतना कहा है कि द बीच गेम्स 2024 इसका अभी आयोजन किया गया। वहां पर आयोजन किया गया दीव में। ठीक। और कहां पर? ये दीव में एक जगह है जो ब्लू फ्लैग प्रमाणित है। ये है घोघला बीच, यहां पर आयोजित किया गया। तो अब आपसे प्रश्न ये पूछा है कि इस पूरे के पूरे गेम्स में चैंपियन राज्य कौन बना है? तो आंसर है, चैंपियन राज्य बना है मध्य प्रदेश। ठीक है। और अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, आप चाहो तो लिख लेना इसको। बीच, या फिर आप, हाँ, पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। बीच सॉकर गोल्ड ये किसने जीता है? ये जीता है, ये जीता है लक्षद्वीप ने। ठीक है। याद रखिएगा, लक्षद्वीप इतना छोटा सा यूनियन टेरिटरी, और इसने हराया किसे? इसने हराया महाराष्ट्र को। और महाराष्ट्र हार गया था। तो याद रखें, बीच सॉकर गोल्ड ये किसने जीता है? ये जीता है लक्षद्वीप ने। नेक्स्ट देखो, जनवरी 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार देश भर में पंजीकृत विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय स्तर पर संस्थानों की कुल संख्या क्या है? तो बताइए, विश्वविद्यालय कितने हैं टोटल? ये है 1168। ठीक है। और एक इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि जो 18 से 23 साल है, 18 से 23 साल के लिए उच्च शिक्षा में, उच्च शिक्षा में 18 से 23 साल के लिए उच्च शिक्षा में जो समग्र नामांकन है, समग्र नामांकन का अनुपात कितना है? आपसे ये भी पूछ सकता है। तो समग्र नामांकन का जो अनुपात है 2014-15 में कितना था? 2014-15 में था 23.7%। ठीक है। फिर 2020-21 में कितना हुआ? 20-21 में हुआ 27.3%। और अगर हम 2021-2022 की बात करें, तो 2021-22 में है 28.4%। आप देख पा रहे हो, नामांकन का रेशियो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। पहले 23 था, फिर 27 हुआ, फिर 28 हुआ। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि इस रिपोर्ट में आधार 2014-15 को बना के आपसे पूछा जा सकता है कि 2021-22 में 18 से लेकर 23 साल के जो उच्च शिक्षा में नामांकन है वो क्या रहा रेशियो? वो 28.4% रहा है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, और एक चीज और है, एक यहाँ से एक बात और याद रखिए कि ये जो आपसे टोटल विश्वविद्यालय पूछे हैं, इनकी संख्या है 1168। अगर मैं आपसे इनका परसेंटेज पूछूं कि मुझे बताओ, जो टोटल विश्वविद्यालय है, ये डेटा पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, इसलिए आप ध्यान रखना। टोटल विश्वविद्यालय का कितना प्रतिशत सरकारी विश्वविद्यालय हैं? तो सरकारी विश्वविद्यालय टोटल विश्वविद्यालय का कितना प्रतिशत है? लगभग 58.6%। ठीक है। ये भी याद रखो। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किस देश में महिला प्रधानमंत्री ने अपना पद त्याग दिया है? कौन से देश की महिला प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपना पद त्याग दिया है? ये है फ्रांस। ठीक। फ्रांस की महिला प्रधानमंत्री हैं, इनका नाम था ए मैं क्या लिख रहा हूं? मैं लिख रहा हूं एलिजाबेथ, एलिजाबेथ बोर्न। इन्होंने अपना पद त्याग दिया। ठीक है। अच्छा, ये जो चार ठो देश लिखे हैं, इन चार ठो देशों की हमें हमें राजधानियां बता दो। हाँ,
तो लिथुआनिया, लिथुआनिया की राजधानी क्या है? लिथुआनिया की राजधानी है विलनियस। ठीक है। एस्टोनिया की राजधानी क्या है? एस्टोनिया की राजधानी है टालिन। टालिन। ठीक। और फिनलैंड की राजधानी क्या है? फिनलैंड की है हेलसिंकी। ये चार के चारों, इनकी लोकेशंस भी याद रखा करो आप लोग जब भी करंट पढ़ो। तो मैप में देखिए कि ये जो देश हैं ये कहाँ पर हैं, यहाँ पर समुद्र कौन सा है, फिर तीन देश ऐसे लटक रहे हैं, तो ये कौन से देश हैं? ठीक है, ये कौन सी वाटर बॉडी है इनके पास, तो ऐसे आप चाहो तो हाँ मैप को साथ में लेके पढ़ सकते हो। नेक्स्ट देखो, 29 दिसंबर 2023 को भारत सरकार, असम सरकार और उल्फा, भारत सरकार की तरफ से बैठे थे अमित शाह बैठे। असम सरकार की तरफ बैठे कौन है वहां के मुख्यमंत्री? शर्मा जी हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, आप लोग देख लेना। उल्फा, उल्फा के ऊपर वो जो उल्फा संगठन है उसके नेता बैठे थे। तो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत सरकार, असम सरकार और उल्फा के प्रतिनिधियों के बीच एक समझौता हुआ है। ठीक। उल्फा का पूरा नाम क्या है? आपसे ये उल्फा पूछा है। उल्फा का पूरा नाम है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, यही सही हो जाएगा। ठीक है। फ्रंट, यूनाइटेड, यूनियन नहीं है, नहीं गलत हो जाएगा, ये यूनियन है, ये सही होगा चौथा। यूनाइटेड लिबरल फ्रंट ऑफ असम। ठीक है, ये दूसरा गलत कीजिए, दूसरा नहीं होगा, चौथा होगा। ठीक। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट देखो 157। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग AIISH सैटेलाइट सेंटर की आधारशिला रखी? ये कहाँ रखी गई है? ये रखी गई है कानपुर में। ठीक है। कानपुर में मैं अगर पूछूं कि कहाँ रखी गई है, तो कानपुर में आप बताओगे कानपुर में रखी गई है गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल में। मेमोरियल। ठीक है। गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल में रखी गई। हालांकि ये उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और मैंने उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स में आपको डिटेल में बताया है। तो अगर आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स पढ़नी हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से उसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश स्पेशल की। ठीक है। और साथ ही साथ उसके डिटेल्ड वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। मंथली करंट अफेयर्स, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की मैं कवर करवा रहा हूँ, तो आप वहां से उसकी मदद ले सकते हो। ठीक है। अब क्वेश्चन में वापस आओ, गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल, यहीं पर एक सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक का भी उद्घाटन किया गया है। और ये जो सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक का उद्घाटन किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत। तो ये सारी की सारी बातें मैंने उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स में करवा रखी हैं। तो आप जनवरी की करंट अफेयर्स का वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 158। हाल ही में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य पालन विभाग द्वारा मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर इंश्योरेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये पूछा है आपसे। राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। ये लिखा है नई, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। ठीक है। क्या मुझे बता सकते हो कि इस सम्मेलन का अध्यक्षता किसने की होगी? इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की होगी? तो ये कौन आयोजित करवा रहा है? ये करवा रहा है पशुपालन विभाग। तो पशुपालन मंत्री हमारे कौन है? इनका नाम है पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम रूपाला। ठीक है। इन्होंने किया होगा, पुरुषोत्तम रूपाला ने। नेक्स्ट देखो, हाल ही में अ, वैज्ञानिकों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के अटलांटिक तट पर स्थित बड़े स्थित सबसे बड़े ज्ञात गहरे समुद्र की मूंगा चट्टान का मानचित्रण किया है। इस चट्टान की लंबाई कितनी है, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है। तो जो इसकी लंबाई है वो है लगभग लगभग 310 मील। और 310 मील ये पड़ेगी जाके आपकी 499 किलोमीटर। तो एक मोटा मोटा आप आइडिया ले सकते हो कि इसकी जो लगभग लंबाई है वो 500 किलोमीटर है। ठीक है। अगर आपसे चौड़ाई पूछ दे कि चौड़ाई कितनी है, तो आप बताओगे 68 मील। 68 मील से आशय है 109 किलोमीटर लगभग। ठीक है। याद रखिएगा ये दोनों बातें। नेक्स्ट देखो, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। इन्होंने भारत के सबसे लंबे पुल अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नावा सेवा अटल सेतु का उद्घाटन किया। इस पुल की लंबाई मुझे बता दो, प्रश्न ये पूछा गया है।
इस जो पुल की लंबाई है वो है 21.8 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा हमारा चौथा। ठीक है। और जब ये यहाँ पर उद्घाटन कर रहे थे तो इन्होंने कई सारी परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी है। तो लगभग 12,700 करोड़ रुपए की करोड़ रुपए की परियोजना की आधारशिला भी इन्होंने यहाँ रखी है। और ये जो अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी नावा सेवा अटल सेतु है, इसे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक भी कहा जाता है। तो ये सारी बातें हैं कुछ जो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की व्यापक योजना पृथ्वी विज्ञान पृथ्वी को किस अवधि के दौरान कार्यान्वित किए जाने की मंजूरी दी है। ठीक है। ये किस अवधि के दौरान कार्यान्वित होगी? ये होगी 2021 से लेकर 2026 तक। इसमें टोटल अगर आपसे पूछा जाए खर्चा कितना आएगा, तो आएगा 4797 करोड़ रुपए। याद रखिएगा। और पृथ्वी योजना जो ये है, ये जो पृथ्वी योजना है, इसमें 5 उप योजनाएं शामिल हैं। 5 उप योजनाएं इसमें शामिल हैं। ठीक है। 5 उप योजनाएं कौन कौन सी हैं? जैसे मैं अगर पहली बोलूं, अक्रॉस। दूसरी उपयोजना कौन सी है? दूसरी उपयोजना है ओ स्मार्ट। इन सब के फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं हमारी एग्जाम में। तो ये मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम से। ठीक है। टेलीग्राम पे उसमें हाँ ये सारे के सारे फुल फॉर्म भी मैं लिखवा दूंगा। तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तीसरे में देखो, तीसरी कौन थी? तीसरी थी पेसर। ठीक है। और इसमें चौथा था रीच आउट। रीच आउट। और पांचवा कौन था? पांचवा था संभवतः रीच आउट था। और कौन सा था? आउटरीच। रीच आउट। मैं भूल रहा हूँ, देखो पांचवा। ये आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। मैं पांचवा नंबर भूल गया हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 162। किसी को पांचवा नंबर याद हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 162 देखो, हाल ही में खोजकर्ताओं ने भारत के किस स्थान पर 800 ईसा पूर्व की मानव बस्ती के प्रमाण खोजे हैं? किस स्थान पर खोजे हैं 800 ईसा पूर्व की मानव बस्ती के प्रमाण? ये खोजे गए हैं वडनगर में। वडनगर कहाँ है? वडनगर है गुजरात। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा कहाँ है? हाँ, ये वडनगर। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किस देश ने स्थायी ऊर्जा समाधान क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग के लिए आगे बढ़ने के उद्देश्य से ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया GFAI ये लॉन्च करने की घोषणा की? इसका पूरा नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। GFAI, ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया। तो ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया के लिए कौन सा देश आगे आया है भारत के साथ? आपसे ये पूछा गया है। तो भारत के साथ आया है डेनमार्क। आंसर हो जाएगा चौथा। इस देश ने स्थायी ऊर्जा समाधान क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया लॉन्च किया है। आंसर होगा डेनमार्क। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट देखो, 164। 18 से 22 जनवरी 2024 तक एशिया के सबसे बड़े एविएशन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024, इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया है हैदराबाद। हैदराबाद में कहा? तो बेगमपेट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, यहाँ पर किया गया है। ठीक है। तो याद रखिएगा हैदराबाद में। क्या मुझे बता सकते हो आप इसका उद्घाटन किसने किया होगा? इसका उद्घाटन हमारे एविएशन मिनिस्टर कौन है? सिंधिया साहब, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने ही किया होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अच्छा ये जो हुआ है ना विंग्स इंडिया 2024, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का भी एक रोल रहा है। उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया है। ठीक है। और वो मैंने उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स में ऑलरेडी आपको करवा दिया है। ठीक है। तो आप वहां से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 165। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 की संस्थागत श्रेणी में उत्तर प्रदेश के किस संस्थान को पुरस्कृत किया है? मैंने इसको भी करवाया है, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल। कहाँ है ये है आगरा में। तो इसकी स्थापना हुई थी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स में करवाया है। जो लोग फॉलो कर रहे होंगे, हाँ वो लोग कमेंट बॉक्स में हाँ इसका उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 166 देखो, 31 दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 वन का अनुसरण करते हुए किसकी अध्यक्षता में 16वां वित्त आयोग का गठन किया है?
ये हैं हमारे अरविंद पनगड़िया साहब। नीति आयोग के पहले ये अध्यक्ष रहे थे, माफ कीजिएगा उपाध्यक्ष, क्योंकि अध्यक्ष प्रधानमंत्री स्वयं होता है। ठीक है। तो जो 16वां वित्त आयोग है, उसके अरविंद पनगड़िया साहब की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया है। और ये कहाँ के प्रोफेसर हैं, क्या मुझे बता सकते हो? ये कहीं के प्रोफेसर हैं। कहाँ के? ये हैं कोलंबिया के। कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। और ये जो वित्त आयोग बना है 16वां, इसके सचिव कौन बनाए गए हैं, इनका भी नाम याद रखो। इसके सचिव बनाए गए हैं, इनका नाम है ऋत्विक रंजनम पांडे। ठीक है। ये ऋत्विक रंजनम पांडे, इनका भी नाम याद रखो। नेक्स्ट देखो, हाल ही में पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से किस सदस्य देश ने अलग होने की घोषणा कर दी है? ओपेक से कौन सा देश भाग गया है संगठन छोड़ के? ये भागा है अंगोला। ठीक है। अंगोला भाग गया। अच्छा। अंगोला लगभग 2007 में ये ओपेक से जुड़ा हुआ था, और अभी 2023 में ये ओपेक से, हाँ, निकल के अलग हो गया है। क्या मुझे बता सकते हो, इसका आंसर हो जाएगा अंगोला। ठीक है। क्या मुझे बता सकते हो ओपीईसी? ओपीईसी कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि जो पेट्रोल का निर्यात करते हैं, उनका संगठन है ये। ओपीईसी की स्थापना कब हुई थी? ओपीईसी की स्थापना हुई थी 1960 में। कहाँ हुई? ये हुई थी इराक में। इराक में कहाँ? इराक में भी, बगदाद में। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिए वियना है। वियना काहे की राजधानी है? ऑस्ट्रिया। ये भी याद रखो। नेक्स्ट देखो, हाल ही में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। इन्होंने 2023 का मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्रदान किया है? चिराग शेट्टी को दिया है। और अ, ये ऋत्विक बोल दिया, रंकी रेड्डी सात्विक साईराज को दिया है। तो ये दोनों सही हो जाएंगे, ए और बी दोनों। ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में हजारी 2024 की ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? हाल ही में हाल ही में जारी, ये हजारी नहीं होगा, यहाँ होगा जारी। तो हाल ही में जारी 2024 की ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान कौन सा है ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में? आपसे ये पूछा गया है। तो 169, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग दिया है। इसका आशय क्या होता है? इसका आशय होता है जिसकी सेना शक्तिशाली होती है ना। तो इसमें भारत की रैंक हो जाएगी, पहले नंबर पर तो अमेरिका होगा, दूसरे पर होगा आपका रसिया। ठीक है। तीसरे पर होगा आपका चाइना, और चौथे पर होगा हमारा भारत। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा चौथा। और इसमें सबसे अंतिम स्थान किसका है? क्या बता सकते हो आप मुझे? अंतिम स्थान है भूटान का। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। तो फायर पावर से सीधा सा आशय होता है कि किसकी मिलिट्री कितनी जबरदस्त है। ठीक है। तो भारत की चौथे स्थान पर आती है अमेरिका, रसिया, चाइना, इसके बाद भारत। और सबसे अंतिम आती है भूटान की। नेक्स्ट देखो, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो ये कहाँ से किया है? ये मैंने उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स में आपको कराया है, अयोध्या से। नेक्स्ट देखो, जनवरी 2024 को केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 का भारत रत्न पुरस्कार किस व्यक्ति को देने की सिफारिश की है? तो भारत रत्न किसे दिया जाएगा? आंसर हो जाएगा कर्पूरी ठाकुर। लेकिन अभी 5 लोगों को दिया गया है 2024 में। तो ये 5 लोग आप याद रखिए, पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। कौन-कौन है 5? ये 5, आप एक तो आपके कर्पूरी साहब हो गए, कर्पूरी साहब यानी कर्पूरी ठाकुर। दूसरा लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है। और लाल कृष्ण आडवाणी हो गए। इसके बाद और कौन है? कर्पूरी हैं, लाल कृष्ण आडवाणी हैं, और पीवी नरसिम्हा राव, इनको भी दिया गया है। और दिया गया है चौधरी साहब को, चरण सिंह को। ठीक है। एक और है, इनका नाम है एम एस स्वामीनाथन। ये 5 लोग हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है। ठीक है। कर्पूरी साहब, दूसरे लाल साहब, तीसरे नरसिम्हा साहब, चौधरी साहब, और स्वामी साहब। 1 2 3 4 5। ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार
देश में 25 दिसंबर 2023 तक कितने बाघों की मौत हो चुकी थी? ये पूछा है आपसे। बाघों की मौत हो चुकी थी 177। ठीक है। और अभी एक नया बाघ अभयारण्य बना है, मुझे याद आ रहा है। क्या बता सकते हो आप? हाँ, नया बाघ अभयारण्य बना है मध्य प्रदेश में। इसका नाम है दुर्गावती बाघ अभयारण्य। ये भी याद रखो, ये देश का 54वां बाघ अभयारण्य है। ठीक है। और अभी 2022 2023 की मैं अगर बात करूं, तो T x 2 अवार्ड यानी टाइगर की संख्या को 2 गुना कर दिया है। उसके लिए अवार्ड दिया गया है किसे? इसके लिए अवार्ड दिया गया है पेंच टाइगर रिजर्व को। पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ कहाँ है? मध्य प्रदेश में है और महाराष्ट्र में है। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों जगह के टाइगर रिजर्व को दिया गया है T x 2 अवार्ड। ठीक। और एक टाइगर रिजर्व है, उसे भी मिला है T x 2 अवार्ड। ये मिला है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को। तो ये भी आप याद रखो, T x 2 पुरस्कार 2022-23 के लिए किसे दिया गया है? वो दिया गया है पेंच टाइगर रिजर्व और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को। ठीक है। नेक्स्ट देख लो। क्वेश्चन नंबर 173। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस नदी में जल विहार को सुगम बनाने के लिए सोलर क्रूज मारुति का उद्घाटन किया है? मैंने अभी आपको बताया था कि मैं उत्तर प्रदेश में ये सारे के सारे क्वेश्चंस करा चुका हूँ, सरयू नदी। नेक्स्ट देखो, हाल ही में भारत संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार नीति फोरम की 14वीं मंत्रिमंडल स्तरीय बैठक, इसका आयोजन कहाँ किया गया? ये बताइए मुझे। फिर से समझो। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार नीति फोरम की 14वीं मंत्रिमंडल स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया है दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में नौसेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालने वाले कार्यभार संभालने वाले अधिकारी कौन है? नौसेना में उप प्रमुख के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? ये संभाला है त्रिपाठी जी ने, दिनेश के त्रिपाठी। ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट ने गन्ना मूल्य में प्रति क्विंटल कितने रुपए की बढ़ोतरी कर दी है? ये भी मैंने उत्तर प्रदेश में करवाया है। कितना हो गया है? 20 रुपया बढ़ोतरी करी है। मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैंने बजट जब डिस्कस किया था तो उसमें बताया था कितना रुपया था और अब कितने रुपया प्रति क्विंटल गन्ना का मूल्य हो गया है। बताइए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 177 देखो, डीएमडीके के संस्थापक और प्रसिद्ध तमिल अभिनेता जिनकी अभी मृत्यु हो गई है, वो कौन थे? वो थे विजयकांत। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, हाल ही में ओएनजीसी ने किस बेसिन में अपने फ्लैगशिप गहरे पानी की परियोजना से पहली बार कच्चे तेल का उत्पादन शुरू किया है? फिर से समझो। ओएनजीसी ने किस बेसिन से कच्चे तेल का उत्पादन शुरू किया है? ये क्वेश्चन पूछा है। आंसर होगा कृष्णा बेसिन या कृष्णा गोदावरी बेसिन। कहाँ पर है ये है बंगाल की खाड़ी में। ये है बंगाल की खाड़ी, ये वाला। ठीक है, एरिया। क्वेश्चन नंबर 180 देखो, दिसंबर 2023 को जारी कोयला मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत की वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अप्रैल 2023 से 25 दिसंबर 2023 तक कोयला उत्पादन संचयी रूप से कहाँ तक पहुंच गया है? कितना पहुंच गया है? आंसर हो गया 644.37 मिलियन टन। ठीक है। तो ये डेटा आप याद रखो। नेक्स्ट देखो, जनवरी 2024 की बात है, द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में उत्तर प्रदेश के किन शहरों को स्वच्छ गंगा टाउन श्रेणी में सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया है? ये प्रदान किया है वाराणसी और प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, बहुत ज्यादा अब इसमें मैं डिस्कस नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 182 देखो, 15 से 19 जनवरी 2024 की बात है, विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक ये कहाँ हुई? ये कहाँ हुई? इसमें हमारे योगी आदित्यनाथ गए थे और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं जो यहाँ पर गए थे। कहाँ हुई इसकी बैठक? इसकी बैठक हुई दावोस स्विट्जरलैंड में। ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में भारत के किस संगठन या संस्थान को उत्कृष्ट उपलब्धि श्रेणी में 2023 के लिए इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? शानदार प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये संस्थान बहुत चर्चा में रहता है, इसरो। ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में भारत ने
खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के माध्यम से लिथियम ब्लॉक के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो लिथियम ब्लॉक के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? हमने किया है अर्जेंटीना के साथ। याद रखिएगा, हमने लिथियम ब्लॉक के लिए अर्जेंटीना से समझौता किया है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। काहे मनाया जाता है? आओ देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज और है, अभी ये जो 2024 को मतदाता दिवस मनाया गया है, अ, कौन सा नंबर है ये? ये कौन सा नंबर है? आपसे ये पूछ सकता है, तो याद रखिएगा, ये है 14 नंबर। 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को 2024 को मनाया गया। ठीक है, जरा देख लेते हैं काहे मनाया जाता है। तो 25 जनवरी जो थी, 25 जनवरी 1950 को, 1950 को हमारा जो निर्वाचन आयोग है राष्ट्रीय स्तर वाला, निर्वाचन आयोग, ठीक है, ये बना था। और इसी वजह से 25 जनवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। कब से मनाया जा रहा है? 2011 से लगातार मनाया जा रहा है। तो 11 से मनाया जा रहा है और 24 में ये 14वां मतदाता दिवस है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। एक यहाँ से प्रश्न और पूछा जाता है कि ये जो 2024 का राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, इसका विषय क्या रहा? मुझसे पूछा जा सकता है। तो विषय याद कर लीजिए आप, वोट जैसा कुछ नहीं। वोट जैसा कुछ नहीं। ठीक है, वोट जरूर डालेंगे हम। आप डालोगे कि नहीं डालोगे? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। तो ये आपका, हाँ, विषय है, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, इस विषय पर आधारित है। नेक्स्ट देखो, जनवरी 2024 को रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। इन्होंने पहला पूर्णतः लड़कियों वाला सैनिक स्कूल, संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल, ये कहाँ उद्घाटित किया है? किसने उद्घाटित किया है? तो आंसर होगा राजनाथ सिंह जी ने। कहाँ किया है? तो आंसर होगा मथुरा में। मैं इसको आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स में करवा चुका हूँ। ठीक है, कितना रुपया इसको दिया गया है, ये सारी बातें। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बताइए भाई, सुमेलित सही कौन सा है? सही सुमेलित है, ये पूछा है ना? तो जो विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, वो 5 जनवरी को नहीं होता है, वो होता है 4 जनवरी को। ठीक है, युवा दिवस 12 को होता है। सेना दिवस ये 14 को नहीं होता है, ये सेना दिवस तो 15 जनवरी को होता है, ये गलत है। पर्यटन दिवस 24 को नहीं होता है, पर्यटन दिवस कब कब होता है? पर्यटन दिवस होता है 25 को, ये भी गलत है। तो आपसे कह रहा है सही सुमेलित कौन है, तो युवा दिवस वाला केवल सही है ना? बाकी सारे गलत है। नेक्स्ट देखो, साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित देश के मशहूर शायर मुनव्वर राणा, इनका अभी निधन हो गया है। और इस इनके बारे में मैंने चर्चा की थी। ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? इनका जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इस प्रश्न में पूछा गया है इनका मूल नाम क्या था। इनका जो मूल नाम था, वो था सैयद मुनव्वर अली। कहाँ है सैयद मुनव्वर अली? हाँ, ये है, यही सही हो जाएगा। ठीक है, मुझे बताओ इनका जन्म कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? मैंने उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स में करवाया है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में 14 दिवसीय भारत यूएई संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? डेजर्ट साइक्लोन ये अभ्यास है, इनके किनके बीच में है? सबसे पहला प्रश्न तो यही है, भारत और यूएई के बीच में है। कहाँ किया गया? ये किया गया राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, जनवरी 2024 की बात है। अभी 2024 को कुल कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो याद रखिए 132 को दिए गए हैं। इसमें कुछ को दिए गए हैं पद्म विभूषण, कुछ को दिए गए हैं पद्म भूषण, और कुछ को दिए गए हैं पद्म श्री। टोटल 132 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें पद्म विभूषण की बात करें तो लगभग 5 लोगों को दिए गए हैं, पद्म भूषण दिए गए हैं 17 लोगों को, और पद्मश्री दिए गए हैं पुरस्कार 110 लोगों को। ठीक है, याद रखिएगा ये सारी बातें। और कितनी महिलाओं को दिए गए हैं, कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार मिले हैं तो 30। ठीक है, ये भी याद रखो डेटा। आंसर इसका हो जाएगा 132। नेक्स्ट देखो, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में 145 देशों में सबसे कम शक्तिशाली कौन था? मैंने बताया था पहला स्थान था अमेरिका का, दूसरा था रसिया का, तीसरा था चाइना का, चौथा था भारत का, और सबसे जो लास्ट में था वो था भूटान। आंसर हो जाएगा भूटान। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाल ही में
किस राज्य के औषधि विभाग ने एंटीबायोटिक्स के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया है? ऑपरेशन अमृत किसने शुरू किया है एंटीबायोटिक्स को रोकने के लिए? आंसर होगा केरल। नेक्स्ट देखो, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ एमओयू हस्ताक्षर पर स्वीकृति दी है? हाइड्रोकार्बन के लिए सहयोग देना है भारत को और किस देश को एक दूसरे से सहयोग लेना है, तो वो आपसे पूछा गया है, ये होगा गुयाना। गुयाना ने हाँ हस्ताक्षर किया है ताकि गुयाना और भारत हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में आपस में एक दूसरे को सहयोग दे सके। ठीक है। गुयाना की राजधानी मुझे बताओ क्या है? गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन। ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 194, 25 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। इन्होंने राज्य की पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा कहाँ उद्घाटन किया? तो इस सेवा का उद्घाटन किया है आगरा के बटुकेश्वर से, सॉरी बटेश्वर बटुकेश्वर बोल दिया। बटुकेश्वर दत्त कौन थे? मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। तो आगरा के बटेश्वर से मथुरा के गोवर्धन तक। ठीक है। इसको भी मैंने डिस्कस किया है काफी डिटेल में उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स में। नंबर नेक्स्ट देखो 195, 22 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के किस बैडमिंटन खिलाड़ी को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया? तो दो लोग उत्तर प्रदेश से जिन्हें सम्मानित किया जा चुका है। कौन कौन है? एक तो है आदित्य यादव, ठीक है, और दूसरा है अनुष्का पाठक। तो ये जो अनुष्का पाठक हैं, इन्हें किस क्षेत्र या किस श्रेणी के लिए बाल पुरस्कार मिला है? इन्हें मिला है कला और संस्कृति के लिए। ये मैंने उत्तर प्रदेश में बताया है आपको। ये किस जिले से हैं ये भी पूछा जा सकता है आपसे, तो याद रखिए। हाँ, उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स को आप फॉलो कर सकते हो। अच्छा, आदित्य यादव को बाल पुरस्कार मिला है तो किस कैटेगरी में मिला है? इनको खेल कैटेगरी में मिला है। क्या खेलती हैं? बैडमिंटन। ठीक है। आदित्य यादव क्या खेलते हैं? बैडमिंटन। याद रखिएगा, आंसर होगा आदित्य यादव। नेक्स्ट देखो, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा जारी आंकड़ों के तहत वित्त भारत की वित्त वर्ष 2023-24 के लिए स्थिर कीमतों पर वास्तविक जीडीपी कितनी अनुमानित है? ये है 171.79 लाख करोड़। तो ये डेटा आप एज इट इज याद करिए। ठीक है। ये फैक्चुअल डेटा है, याद रखिए इसको। नंबर नेक्स्ट देखो 197, हाल ही में पद्म पुरस्कार 2024 के लिए घोषित हस्तियों की सूची में निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण अवार्ड के लिए चुना गया? कौन है? ये है बैजयंती माला। 5 लोगों को मिला है पद्म विभूषण। कौन कौन है? आओ एक नजर से देख लेते हैं। वैजयंती माला मैंने लिख ही दिया है। ठीक है। दूसरा है चिरंजीवी, चिरंजीवी। और कौन है? और हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू। ठीक है, मैं वीएन लिखे दे रहा हूं, आप लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। और कौन है जो सुलभ शौचालय के जो कॉन्सेप्ट लाए थे? बिंदेश्वर पाठक, बिंदेश्वर पाठक इनका नाम भी है। और कौन है? और हैं पद्मा, पद्मा सुब्रमण्यम। ठीक है। ये 5 लोग हैं, तो आप इनके नाम आप याद रखो। हाल ही में श्रीमद् भगवत गीता के उर्दू अनुवाद पर देश में पहला शोध करने की उपलब्धि किस विश्वविद्यालय की है? तो ये भी उत्तर प्रदेश का ही है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। इसके उर्दू विभाग ने किया है। इसको भी मैंने आपको डिटेल में हाँ बताया है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स में। क्वेश्चन नंबर 199 देखो, दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यूजीलैंड के किस शहर में भारत का महावाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दे दी है? तो ये आंसर होगा इसका ऑकलैंड। ऑकलैंड में, ऑकलैंड जो कि न्यूजीलैंड में है, और यहीं पर महावाणिज्य दूतावास भारत का खोला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 200, हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा विकसित गांव विकसित भारत, ये थीम पर आधारित किसान सभागम का आयोजन कहाँ किया गया? याद रखिएगा, खरसावां झारखंड में। ठीक है। तो इसका 200 का उत्तर हो जाएगा आपका पहला। तो ये हमारा करंट अफेयर्स टॉप 500 सीरीज का दूसरा भाग है। इसकी अगर आपको
पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आप पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।